रात का समय था। पहाड़ों में घना कोहरा छाया हुआ था। एक नंगे पांव लड़का, लंबे बालों वाला ऐश, एक रोब पहने जंगल के बीच से भाग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह खुद बहुत डरा हुआ था। उसे एक टहनी दिखाई नहीं दी। वह उससे टकरा गया, संतुलन खो बैठा और एक खड़ी ढलान से नीचे लुढ़क गया। जमीन से उठते हुए उसने अपने राइट हैंड का सहारा लिया और गाली दी। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ताकत खत्म हो रही हो। ऐश ने ऊपर देखा। अब वह दोनों हाथों पर टिका हुआ था और फिर से कोसा। लड़का पूरी ऊंचाई में खड़ा हुआ और उसने अपने सामने कई आकृतियां देखीं जो रोब्स पहने थीं, और दुख के साथ समझ गया कि उन्होंने शुरुआत से ही सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था। ऐश ने दांत भींचे और चिढ़ महसूस की। उसके दुश्मनों में से एक, जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर खड़ा था, ने नोट किया कि प्रिंस ऐश आधे घंटे में यहां पहुंच गया। उसके साथियों ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने बेरली प्रोटैगनिस्ट का इंतजार किया था। लड़के ने अपने दुश्मनों की नेकेड ब्लेड्स देखी और समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी। उसने जोर से और भरोसे के साथ उनसे पूछा, जो उसका शिकार कर रहे थे, कि वजह क्या है, क्योंकि उसे तो किंग बनने का मौका भी नहीं मिला था और वह कास्टल में रहने वाली जिंदगी छोड़ने ही वाला था। ऐश को समझ नहीं आ रहा था कि वे उसे क्यों मारना चाहते हैं। हुरिड मैन की आंखें बेरुखी से चमकीं। उसने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंस कास्टल में रहना चाहता है या नहीं, या फिर उसे जन्म से मैजिकल गिफ्ट मिला है या नहीं। किलर का मानना था कि ऐश को यह सब पता होना चाहिए था। उसने सोर्ड अपने कंधे पर रखी और जोड़ा कि चूंकि प्रोटैगनिस्ट के पास भी किंग बनने का अधिकार है, ये बस एक जरूरी प्रोसीजर है। उसके पार्टनर ने सुझाव दिया कि प्रोटैगनिस्ट आगे रेजिस्ट न करे। ऐश को उनके अगले शब्दों ने झकझोर दिया। उन्होंने वादा किया कि भले ही उसका ब्लड लो क्लास हो, फिर भी वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह किंग का बेटा है और उसे पेनलेसली मारेंगे। लो क्लास ब्लड वाले वाक्य से लड़का बहुत आहत हुआ। उसने भौहें सिकोड़ लीं और गुस्से में आ गया कि उन्होंने उसकी मां का अपमान किया। प्रिंस ऐश ने अपनी रोब से एक नाइफ निकाला, यह समझते हुए कि उसके दुश्मन शायद उसे पेनलेसली नहीं मारेंगे। इसलिए उसने तय किया कि अगर मरना ही तय है तो वह एंड तक लड़ेगा। सामने खड़ा आदमी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, ये मानते हुए कि ब्रुक के बॉडीगार्ड ने ऐश को मार्शल आर्ट्स सिखाई होंगी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट की वेपन के साथ अजीब पोस्चर देखकर उसने राय बदल ली और कहा, ब्लड इज ब्लड। किलर अपने शिकार को घूरता रहा। उसे लगा कि प्रोटैगनिस्ट कोई फाइटर नहीं है, बस गिव अप नहीं करना चाहता, और इसी वजह से यह और भी फनी लग रहा था। पांचवें के आदेश पर क्लोक्स पहने 4 आदमियों ने प्रिंस पर हमला कर दिया। ऐश ने अपना वेपन घुमाना शुरू किया। उसका दुश्मन स्ट्राइक करने के लिए तैयार था। उसने गार्ड के एक वार से नाइफ को प्रोटैगनिस्ट की हथेली से उड़ा दिया। लड़के ने डर के साथ गिरा हुआ वेपन देखा। किलर ने उसे पकड़ा, गर्दन से जकड़कर हवा में उठा लिया। हुरिड मैन अपने शिकार को देख रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि यही एंड है। तभी लड़के ने अपनी पीठ पर बंधी बेल्ट से एक और नाइफ निकाला। जो आदमी ऐश की गर्दन पकड़े हुए था, उसका कॉमरेड उसे वार्न करना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ उसका ध्यान भटका दिया। किलर के न देखने पर लड़के ने ब्लेड सीधे उसके गले में घोंप दी। डेड मैन के पार्टनर्स चौंक उठे। लड़का जमीन पर उतरा, दुश्मन खून में घुट रहा था। प्रिंस ने अपनी गर्दन सहलाई, मुस्कुराया और माना कि यह वाकई मजेदार था। लेकिन किलर्स समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। कैसे कोई ऐसा इंसान जिसने मार्शल आर्ट्स तक नहीं सीखी, उनमें से एक को मार सकता है। वे सोचने लगे कि क्या वह ब्लफ कर रहा है या फिर उसे सच में लड़ना ही नहीं आता। उनमें से एक ने अपना हथियार तैयार किया। उसने मरे हुए आदमी को डांटा कि इतनी खतरनाक स्थिति में इतना लापरवाह काम क्यों किया, और उसे डर था कि अगर यह लड़का सच में मार्शल आर्ट सीख गया तो क्या होगा। तलवार हाथ में पकड़े हुए किलर चिल्लाता हुआ ऐश की ओर दौड़ा। वह उछला और प्रोटैगनिस्ट की ठुड्डी पर घुटने से जोरदार वार किया। आदमी गिर पड़ा और खून की खांसी करने लगा। उसका दुश्मन गुस्से में था कि उसने उसके साथी को मारने की हिम्मत कैसे की। फिर उस आदमी ने ब्लेड को प्रिंस के धड़ में घोंप दिया। प्रोटैगनिस्ट की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वह जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। किलर ने उसके पेट पर पैर रखा और उससे पूछा कि वहां छेद होने का एहसास कैसा लग रहा है। प्रिंस चीखता रहा। उसने अपनी उंगलियों से जमीन को जकड़ लिया और इस बात से दुखी था कि वह सिर्फ एक को ही धोखा दे पाया। फिर भी उसने सोचा कि कम से कम उसने एक को तो मार ही दिया। किलर लगातार उसके जख्म पर पैर रखे रहा और असहनीय दर्द देता रहा। वह चाहता था कि ऐश बहुत धीरे धीरे मरे और इस सारे दर्द को महसूस करे। प्रिंस
चीखता रहा। सडूस का साथी एक तरफ से यह सब देख रहा था। उसे यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने माना कि जब उनका एक सदस्य मर चुका है तो कोई और रास्ता नहीं था। अचानक एक फ्लैश हुआ। किलर ठंडे पसीने से भर गया और उसकी आंखें फैल गईं। अगले ही पल उसका पार्टनर, जो मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहा था, एक विस्फोट में नष्ट हो गया। वह जोरदार झटके से दूर जा गिरा। बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐश ने अपने सामने खून से लथपथ दुश्मन को देखा। किलर्स लाश को खाली नजरों से देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि यह सफेद रोशनी जैसी चीज आखिर क्या थी। एक आदमी जिसने स्नीकर्स पहन रखे थे मैदान में आगे बढ़ा। उनमें से एक ने उसे देखा, पीछे मुड़ा और खतरे के स्रोत की ओर उंगली से इशारा किया। किलर्स ने नए कैरेक्टर को देखा जिसके पास एक जबरदस्त ऑरा था। वह आदमी बिजली की तरह चमक रहा था। किलर्स उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वह मॉडर्न क्लोथ्स पहने हुए, सीना ताने, बाजू मोड़े आत्मविश्वास से खड़ा था। किलर ने भौहें सिकोड़ ली और पसीना बहाने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है और उसने क्या पहन रखा है। मुस्कुराते हुए उस आदमी ने अपने हाथ नीचे कर लिए। किलर खुद को रोक नहीं पाया। उसने तलवार खींची और उस पर हमला कर दिया। साथ ही पूछा कि वह कौन है, लेकिन उसके सामने खड़ा लड़का जरा भी नहीं हिला। वह बस मुस्कुराता रहा। फिर एक और फ्लैश हुआ। हमला करने वाला असैसिन अपने बचे हुए साथियों के सामने टुकड़ों में बिखर गया। बचे हुए 2 लोगों में से एक सन्न रह गया जब उसने अपने पार्टनर का खून अपने ऊपर गिरता महसूस किया। सामने खड़ा लड़का और भी तेज बिजली की तरह चमकने लगा। वे लोग समझ ही नहीं पाए कि यह क्या था और उनका दुश्मन इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया। पीछे सिर्फ तेज हवा का झोंका छोड़ते हुए उनमें से एक ने अंदाजा लगाया कि शायद यह लाइटनिंग स्टेप स्किल थी, लेकिन उसे खुद इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने महसूस किया कि एक पल में उसके चारों ओर सब कुछ गायब हो गया और पानी की तरह पारदर्शी हो गया। अगले ही पल उसका बॉस मारा जा चुका था और आखिरी जिंदा असैसिन। यह देखकर चीख उठा। वह आदमी समझने की कोशिश कर रहा था कि वह किस तरह की रोशनी देख रहा है। उसे डर के साथ लगा कि यह उस फाइटर की ताकत की रोशनी है जिसकी स्किल्स सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी। किलर ने फिर से उस रोशनी पर ध्यान दिया और सोचा कि इतना महान फाइटर इस लड़के की मदद क्यों कर रहा है। उसने हथियार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कांपने लगा। हुडेड मैन ने ऐश को देखा, जो पहले ही बहुत सारा खून बहा चुका था, और यह तय किया कि उसे बचाया नहीं जा सकता। इसका मतलब था कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। वह छिपने और रिट्रीट करने की कोशिश में वहां से तेजी से भागा। किलर दुश्मनों की उल्टी दिशा में हवा में कूद गया। लाइटनिंग वाले आदमी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। आदमी तुरंत जैसे फट पड़ा और उसका हथियार नीचे गिर गया। प्रिंस यह सब देख रहा था। वह मुस्कुराया और फिर से बोला कि यह मजेदार है। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जिसने सभी दुश्मनों को मारा था वह हैरान था कि उसका एंसेस्टर मौत में भी मुस्कुरा रहा था। प्रिंस ने फिर से आंखें खोली। एंसेस्टर के बारे में सुनकर उसने सोचा कि यह आदमी कौन है और क्या बात कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट को सब कुछ धुंध की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। प्रिंस को लगा जैसे उसका शरीर ठंडा होता जा रहा हो। ऐश भारी सांसें ले रहा था और आसमान की ओर देख रहा था। उसे विश्वास था कि यह उसकी डेथ है। उसके सामने खड़े आदमी ने अपनी रिस्ट वॉच देखी, समझ गया कि उसे ढूंढ लिया गया है और उसने गाली दी। उसने अपनी पीठ के पीछे से एक डिवाइस निकाला और माना कि वह पहले आकर उसे इसे इस्तेमाल करने के निर्देश देना चाहता था। आदमी ने जमीन पर पड़े प्रिंस को देखा और तय किया कि उसे मरने से पहले जल्दी करनी होगी। वह ऐश के शरीर में सिरिंज लगाने ही वाला था, जबकि ऐश केवल अपनी आंखों से उसके कामों को देख पा रहा था। फिर उस आदमी ने सिरिंज की सामग्री अपने एंसेस्टर के सीने में इंजेक्ट कर दी और देखा कि उसे खुद भी अजीब सा महसूस हो रहा है। उसने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना हाथ उठाया, मुस्कुराया और कहा कि काम हो गया है। मॉडर्न क्लोथ्स पहने आदमी ने खून से लथपथ एंसेस्टर के पास झुककर कुछ कहने का इरादा किया। उसने ऐश को गुड लक कहा और इशारा किया कि वह प्रिंस से भी कुछ अच्छा पाना चाहता है। फिर वह आदमी पूरी ऊंचाई में खड़ा हुआ, अपने हाथ जेब में डाले और जोर से समझाया कि यह ननोम मशीन सबसे नया विकास है, इसलिए इसे चलाना मुश्किल नहीं होगा। फिर से गुड लक कहकर वह गायब हो गया और ऐश को अकेला छोड़ गया। प्रिंस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब क्रीचर क्या कहना चाह रहा था। तभी एक मैकेनिकल वॉइस गूंजी जिसने इस इन्वेंशन का 10 डिजिट नंबर घोषित किया।
ऐश की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे लगा कि उसके सिर के अंदर अजीब आवाजें आ रही हैं। मैकेनिकल वॉइस ने जोड़ा कि स्काई कॉर्पोरेशन की 7th जनरेशन नानो मशीन बहुत पहले ही चालू हो चुकी थी। सेलेस्टियल एम्पायर के वॉरियर्स ने अपनी रक्षा के लिए एक मार्शल आर्ट विकसित की। समय के साथ यह केवल आत्मरक्षा का साधन नहीं रहा, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन गया। अब यह एक जटिल प्रणाली है जिसमें पोषण, सांस लेने की विधियां, आध्यात्मिक विकास और बहुत कुछ शामिल है। वॉरियर्स ने अपना ज्ञान अगली जेनरेशंस तक विशेष लेखन और पवित्र पुस्तकों के माध्यम से पहुंचाया, जो समय के साथ एक पूर्ण टीचिंग जैसा बन गया। ऑर्डिनरी पीपल की तुलना में, जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर में महारत हासिल की थी, जिन्हें मूरम कहा जाता था, उनके पास अविश्वसनीय पावर्स थी। एक दिन कुछ यंग स्टूडेंट्स ने मिलकर चाहा कि जो पावर और नॉलेज उनके एल्डर्स के पास थी, वह जल्दी से हासिल कर ले। तभी एक आवाज आई और यूजर से पूछा कि क्या वह जाग रहा है। ऐश को समझ नहीं आया कि यह क्या था और वह खुद को एग्जामिन करते हुए ऊपर देखने लगा। नानो मशीन ने अपना सवाल दोहराया। लड़का डर गया, बिस्तर से कूद गया और आवाज के सोर्स को ढूंढने लगा। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं था। नानो मशीन ने यूजर से शांत रहने को कहा। प्रिंस ने सोचा कि यह उसकी इनर वॉइस होगी, लेकिन उसने तय किया कि ऐसा होना अनलाइकली है। प्रोटोगोनिस्ट ने यह आवाज अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार सुनी थी और वह अलग तरह की थी। ऐश गहराई से सोचने लगा, क्योंकि आवाज सीधे उसके सिर से आती हुई लग रही थी। लड़का हिलने की जल्दी में नहीं था। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि आवाज सच में उसके दिमाग में थी। नानो मशीन ने उसके विचारों की पुष्टि की और ऐश हैरान रह गया। प्रिंस ने अपनी मुठियाओं भींच लीं और जोर से पूछा कि वह किससे बात कर रहा है। मैकेनिकल वॉइस ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह 7th जनरेशन स्काई कंप्रेशन नैनो मशीन है, जिसने ऐश के दिमाग के नर्व सेंटर से सीधा कनेक्शन बना लिया है। प्रोटोगोनिस्ट ने आंखें बंद की और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उसने पूछा कि क्या यह कोई सीक्रेट असैसिनेशन अटेम्प्ट है। वे अपनी टीचिंग्स पहले शेयर नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से मिरम सोसाइटी ट्रेटर्स और लॉयलिस्ट्स में बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को हरा नहीं सके, इसलिए उनके बीच लंबे समय तक एक नाजुक बैलेंस बना रहा। फिर एक बिल्कुल अलग तीसरी फोर्स सामने आई। उन्हें मैजिशियंस कहा गया और उनकी टीचिंग्स को मैजिक कहा जाता था। यह कहानी उस व्यक्ति की है जो लॉर्ड ऑफ मैजिक को ओवरथ्रो करना चाहता था और खुद नया लॉर्ड बनना चाहता था। यह कहानी प्रिंस ऐश की है। प्रोटैगनिस्ट जागा और अचानक उठकर बैठ गया, सब कुछ याद करते हुए। ऐश ने अपनी हथेलियों को देखा और हैरान हो गया कि वह जिंदा है, क्योंकि उसे याद था कि एक तलवार उसके पेट में घुसी हुई थी। उसने अपना माथा रगड़ा और सोचा कि क्या हुआ था और वह इतना गीला क्यों है। फिर उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ और उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि किसी कारण से उसका हाथ काले धब्बों से भरा हुआ था। प्रिंस ने खुद को एग्जामिन किया। उसे जहरीली गंध आई और उसके शरीर पर चिपचिपाहट महसूस हुई। मैकेनिकल वॉइस ने फिर से बताया कि वह कौन है। खुली खिड़की की ओर पीठ करके खड़ा आदमी सुन रहा था। जब मैकेनिकल वॉइस ने दोहराया कि वह 7th जनरेशन मशीन है, प्रिंस ने सोचा कि शायद वह एक स्पिरिट है। उसने भौहें सिकोड़ लीं जब उसे एहसास हुआ कि अगर यह स्पिरिट है तो यह उसी तरह की क्रीचर हो सकती है जो मैजिकल सेक्रेड फायर को कॉम्प्रीहेंड करने से मिलती है। प्रोटोगनिस्ट चारों हाथ पैरों के बल गिर पड़ा, सिर उठाया और पूछा कि क्या वह सच में किसी स्पिरिट से बात कर रहा है। नैनो मशीन चुप रही। आदमी ने व्हाइट एडवाइजर से मुलाकात की और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। एडवाइजर, जो एक बूढ़ा और समझदार आदमी था, ने पूछा कि क्या यह सच है। जेम्स, जो उसके बगल में चल रहा था, ने इस बात की पुष्टि की। जेम्स तनाव में आ गया। उसने दांत भींचे और कहा कि हाल के समय में यह पहला मामला नहीं है। उसने यह भी जोड़ा कि कल तक उनके दुश्मन इतनी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। बी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा और अनुमान लगाया कि इतनी हिम्मत देखकर लगता है कि वे उत्तर की किसी मैजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हैं। उसने निष्कर्ष निकाला कि लॉर्ड का उन्हें जिंदा छोड़ देना एक घातक फैसला था। इसके बाद दोनों आगे चलते रहे। जेम्स ने कहा कि यह ऑब्वियस था कि किसी ने यंग मास्टर ऐश की मदद की थी, लेकिन यह डिटरमिन करना इम्पॉसिबल था कि एग्जैक्टली कौन। द व्हाइट एडवाइजर सरप्राइज था, क्योंकि उसने सोचा था कि अपने स्टेटस के साथ वह गेस करने की कोशिश कर सकता है। जेम्स के चेहरे पर पसीना आ गया जब वह इसके बारे में सोच रहा था। यस्टरडे वह शॉक था जो उसने देखा था, जो उसके सामने था, वह डिस्क्राइब करने से परे हॉरिबल था।
ठंडी जमीन पर उसके सामने पीसेस पड़े हुए थे। डायरेक्शंस के अनुसार जेम्स ने डिस्कवर किया कि अटैकर्स में से केवल एक लकी था जो अनहार्म्ड था। जो नाइफ उस आदमी ने यंग मास्टर को दी थी वह उसकी नेक से बाहर निकली हुई थी। सडनली जेम्स ने किसी की ब्रीदिंग सुनी जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। उसके पास एक बॉडी पड़ी थी जो ऑलमोस्ट पूरी तरह ब्लड से ढकी हुई थी। वह प्रिंस ऐश था। लेकिन जब उस आदमी ने उसकी बॉडी एग्जामिन की तो कुछ सरप्राइजिंग था। वेस ने अपनी बियर्ड को छुआ और अस्यूम किया कि उसके ऊपर कोई वुंड्स नहीं थे। जेम्स ने कहा कि यह ट्रू था। रास्ते में उसने कहा कि प्रोटैगोनिस्ट की सांसें चल रही थी जैसे वह सोया हो, और उसके क्लोथ्स पर सोड के स्ट्राइक मार्क भी देखा था। लेकिन बॉडी में चोट के निशान बिल्कुल नहीं थी, बिना एक भी स्क्रैच के। व्हाइट एडवाइजर ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि आखिर किसने प्रिंस की मदद की होगी, क्योंकि दूसरे फैक्शंस के हेड्स इतनी माइनर स्कर्मिश में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जेम्स ने भी ऐसा ही सोचा। वह अपने हाथ में एक स्मॉल बैग लिए हुए था। वाइस हंसा और एडमिट किया कि यह बहुत क्यूरियस था। उसने डिसाइड किया कि पहले यंग जेंटलमैन को खुद देखना चाहिए। मीनवाइल ऐश अपने रूम में घुटनों के बल बैठा था और अपनी इनर वॉइस से पूछ रहा था कि क्या उसने उसे बचाया है। द नैनो मशीन ने रिप्लाई दिया कि अगर वह उन एनिमीज की बात कर रहा है जिन्होंने उसे थ्रेटन किया था तो आंसर नेगेटिव है। हालांकि उसने नोट किया कि उसने उसकी बॉडी रिस्टोर कर दी थी जिससे फेटल आउटकम प्रिवेंट हो गया। प्रिंस को पूरी तरह समझ नहीं आया कि लीथल आउटकम का क्या मतलब है। द नैनो मशीन कुछ पल साइलेंट रही और फिर कहा कि यूजर के हेड में इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन लड़का और भी सैड हो गया क्योंकि उसे यूजर शब्द का मीनिंग नहीं पता था। द मैकेनिकल वॉइस ने अनाउंस किया कि वह इस ईरा के लिए ज्यादा सूटेबल वर्ड सर्च कर रही है। कुछ समय बाद द नैनो मशीन ने क्लैरिफाई किया कि वह क्रीचर नहीं है जिसे मास्टर लोग स्पिरिट कहते हैं। प्रोटैगोनिस्ट सरप्राइज्ड हो गया जब उसने रियलाइज किया कि उसके इंटरलॉक्यूटर का डायलेक्ट चेंज हो गया था। उसने पूछा कि अगर वह स्पिरिट नहीं है तो वह कौन है। कॉन्वर्सेशन के दौरान ऐश फ्लोर पर बैठा रहा। द मैकेनिकल वॉइस ने वार्न किया कि वह बेसिक इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज प्रिंस के ब्रेन में डाउनलोड करने जा रही है और पूछा कि क्या वह अग्री करता है। लड़के को ज्यादातर चीजें समझ नहीं आई, लेकिन उसने अग्री कर लिया। फिर लाइटनिंग ने उसे घेर लिया और इंफॉर्मेशन की स्ट्रीम्स उसके हेड में फ्लो करने लगी। प्रिंस हक्का बक्का रह गया। उसे सडनली उल्टी जैसा महसूस हुई। उसने अपने हाथों से मुंह ढक लिया और फिर उसने वॉमिट कर दिया। नैनो मशीन ने कहा कि फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के दौरान ऐसा हमेशा होता है और फ्यूचर में कोई डिजीनेस या नोजिया नहीं होगी। प्रोटैगनिस्ट बेड से पीठ लगाकर बैठ गया। अपने फेस पर हाथ रखकर कंप्लेन किया कि उसे बीमार लग रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसने एक आई खोली और नानो मशीन को एड्रेस किया, जिसने इमीडिएटली द मास्टर्स कॉल का रिस्पॉन्स दिया। ऐश ने अपने हाथ पर ब्लैक स्पॉट्स देखे और पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि इस समय उसके शरीर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। द वॉइस ने इसकी पुष्टि की और स्पष्ट किया कि इस समय लगभग 6.5 ट्रिलियन नानोम मशीन्स राजकुमार के शरीर में समान रूप से वितरित हैं। ऐश ने मन ही मन राहत की सांस ली, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह इंसान था और न ही कोई स्पिरिट। कमरे के दरवाजे की ओर बैठे हुए लड़के ने पूछा कि क्या नानोम मशीन गलती से उसके शरीर को छोड़ सकती है अगर ऐसा हो जाए। मैकेनिकल आवाज ने भेजी गई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि उसके प्रोग्राम में मास्टर के शरीर को पूरी तरह छोड़ने की क्षमता सिर्फ एक ही स्थिति में है, और वह है उसकी फाइनल डेथ के समय। ऐश लोटस पोजीशन में बैठ गया। उसने निष्कर्ष निकाला कि यही वह रहस्यमयी स्ट्रेंजर था जिसने नॉर्दर्न मेजिस से निपटा था और जिसने ही उसके शरीर में वह नैनो मशीन डाली थी। प्रोटैगनिस्ट ने फर्श की ओर देखा। यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ ही क्यों हुआ। वह पूछना चाहता था कि उसके शरीर में नानो मशीन किसने डाली, लेकिन उसके पास समय नहीं था। जेम्स ने यंग जेंटलमैन के दरवाजे पर दस्तक दी और घोषणा की कि व्हाइट एडवाइजर आ चुके हैं। लड़का हैरानी में उछल पड़ा और सोचा कि अब उसके अंदर जो भी है उसे थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए। उसने समझ लिया कि अगर किसी ने उसे अपने सिर के अंदर किसी मैकेनिज्म से बात करते हुए देख लिया तो वे जरूर सोचेंगे कि वह पागल हो गया है। ऐश वापस बिस्तर पर लेट गया। नानो मशीन ने कहा कि वह मास्टर से थॉट्स के जरिए संवाद कर सकती है, सिर्फ ब्रेन वेव्स को पढ़कर। प्रोटैगनिस्ट ने धीमी आवाज में कहा कि वह सब समझ गया है और मैकेनिज्म से शांत रहने को कहा। उसने उत्तर दिया कि वह अस्थायी रूप से स्लीप मोड में जा रही है
जेम्स वाइस के साथ अंदर आया और उसने देखा कि यंग मास्टर अभी भी जागा हुआ लग रहा है, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन उसके पास अपनी बात पूरी करने का समय नहीं था और वह जल्दी से प्रोटेगनिस्ट के बिस्तर की ओर बढ़ा, यह देखकर कि वह जाग चुका है। जेम्स लड़के को लेकर बहुत चिंतित था और उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। फिर वह अचानक सिहर गया और उसने अपना हाथ चेहरे पर रख लिया। आदमी को एक बहुत ही भयानक बदबू आई और उसने पूछा कि यह क्या है। ऐश को एहसास हुआ कि वह इस बारे में पूरी तरह भूल गया था। व्हाइट एडवाइजर ने अपनी दाढ़ी खुजलाई, उसकी रुचि बढ़ गई। वाइस यंग मास्टर के बिस्तर के पास आया और पूछा कि क्या उसे बूढ़े आदमी की याद है। प्रिंस ने पुष्टि की और कहा कि वह व्हाइट एडवाइजर को कैसे भूल सकता है, जिसने बुलावे पर आकर उसकी मां का इलाज किया था। वाइस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रोटेगनिस्ट की हार्ट बीट मापने की अनुमति मांगी। लड़का चिंतित हो गया। बूढ़े आदमी ने उसे भरोसा दिलाया कि यह कोई गंभीर बात नहीं है और उसे अपना हाथ देने के लिए कहा। ऐश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिस पर साफ काले निशान थे और व्हाइट एडवाइजर ने पल्स महसूस करना शुरू किया। वाइस चौंक गया। उसने कहा कि यह तो वाकई अद्भुत है। जेम्स घबरा गया और जोर से पूछा कि बूढ़ा आदमी किस बारे में बात कर रहा है। उसे सबसे बुरा ख्याल आने लगा कि कहीं यंग मास्टर को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। वाइस ने ऐश का हाथ छोड़ा और देखा कि मामला बिल्कुल उल्टा है। उसने स्वीकार किया कि वह प्रोटेगनिस्ट की हालत को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है। जेम्स ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। बूढ़े आदमी ने आदतन अपना हाथ अपनी दाढ़ी पर रखा और सुझाव दिया कि सारे टॉक्सिन्स प्रिंस के शरीर से बाहर निकल चुके हैं और उसकी पल्स पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो गई है। उसे लगा कि शायद प्रोटैगनिस्ट ने कोई मिरेकल ड्रग ले ली है। ऐश ने अपना सिर बूढ़े आदमी की ओर घुमाया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि व्हाइट एडवाइजर क्या कह रहा है और एक्सप्लेनेशन मांगी। वाइज, जो बेड के पास खड़ा था, ने समझाया कि वह कह रहा था कि यंग मास्टर्स बॉडी आर्ट सीखने के लिए सबसे सूटेबल शेप में है। लड़का शॉक्ड हो गया। उसने महसूस किया कि उसके बॉडी पर जो स्टिकी ब्लैक सब्सटेंस था वह उसके शरीर से निकला हुआ वेस्ट था। प्रोटैगनिस्ट ने खुद को लेटे हुए एग्जामिन किया। डाउन, वह अमेज्ड हुआ कि यह सब नानो मशीन ने किया था। मैकेनिज्म ने पूछा कि मास्टर स्लीप मोड ऑफ करना चाहता है क्या। लड़के ने अलाउ किया और स्लीप मोड तुरंत ऑफ हो गया। ऐश ने महसूस किया कि जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। मैकेनिकल वॉइस ने समझाया कि मास्टर्स बॉडी में मौजूद नैनो मशीन्स ने सभी हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिमूव कर दिया और सर्कुलेटरी और मस्कुलर सिस्टम्स को इस तरह बदल दिया कि वे स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट सूटेड हों। प्रिंस ने अब भी यह समझा नहीं कि वह किससे डील कर रहा है। उसने डाउटफुली भौं उठाई और मेंटली मैकेनिज्म से पूछा कि वह स्पिरिट नहीं है ना। मैकेनिज्म ने मास्टर को बताया कि वह स्पिरिट नहीं है बल्कि नानोम मशीन है। हालांकि मैजिक कल्ट कई क्लान्स और फैमिलीज से बनी थी, लेकिन केवल 6 मेन क्लान्स थे: सोर्ड, डार्कनेस, स्ट्रीम, पॉइजन, साउंड और ब्लेड। लॉर्ड ने ओथ लिया कि वह हर मेन क्लान की एक महिला से मैरिज करेगा ताकि वे एयर पैदा करें। सक्सेसर्स को परंपरा के अनुसार जन्म दिया गया और रेस किया गया। जब वे एक सर्टेन एज तक पहुंचे तो उन्हें मैजिक एकेडमी में एक्सेप्ट किया गया। यह एकेडमी हर 10 साल में अपने दरवाजे खोलती है। इसे जनरेशन के बेस्ट वॉरियर्स ट्रेन करने के लिए बनाया गया था और इसका हेड मैजिस्ट्रेट का लीडिंग एक्सपर्ट होता है। कभी ऐसा समय आया जब अनयूजुअली इंटेंस राइवलरी थी। तब कई प्रिंसेस एक साथ एकेडमी में आए। इसे कहा गया टाइम ऑफ बैटल्स ऑफ द हेयर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ऐश ने अपने अंदर मौजूद बीइंग से पूछा कि वह श्योर है कि वह इविल गॉड नहीं है। मैकेनिज्म ने मास्टर को बताया कि वह मशीन है, इविल गॉड नहीं। लड़के ने पूरी तरह भूल गया कि वह बेड में है। उसने वॉइस से मुड़कर देखा और याद किया कि वह पॉइजन क्लैन से है, जिसका मतलब था कि उसे यह नहीं बताना चाहिए कि उसके पास नानो मशीन है। हालांकि मैकेनिकल वॉइस ने चेतावनी दी कि इस ईरा की टेक्नोलॉजी उसकी एग्जिस्टेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। व्हाइट एडवाइजर ने इस बारे में सोचा। वह श्योर था कि किसी ने प्रोटैगनिस्ट की मदद की थी। ओल्ड मैन ने कंक्लूड किया कि प्रिंस का बॉडी ठीक है, लेकिन वह अभी भी एक टॉनिक प्रिस्क्राइब करेगा ताकि एनर्जी रिस्टोर हो सके। जेम्स ने डॉक्टर का बहुत जॉय के साथ धन्यवाद किया। जेम्स ने देखा कि वे इस दरवाजे की ओर जा रहा है। उसे देखना चाहा और गुड बाय कहना चाहा। ओल्ड मैन ने कहा कि यह वर्थ नहीं है और उसे प्रिंस के साथ रहने के लिए कहा। व्हाइट एडवाइजर बिल्डिंग छोड़ गया और सोचा कि यह बहुत स्ट्रेंज है कि एक इंसान इतना बदल सकता है। काफी साल पहले जब ऐश बच्चा था, वाइस श्योर था
कि उसे सिर्फ डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि उसका बॉडी वीक था और मार्शल आर्ट्स का नॉलेज नहीं था। अब फिजियोलॉजी की स्टेट को ध्यान में रखते हुए ओल्ड मैन ने माना कि प्रोटोगोनिस्ट में आर्ट्स सीखने की पोटेंशियल बाकी प्रिंसेस से ज्यादा है।